Hello friends, students, job seekers, engineers, professionals and company owners. मेरा नाम सुभाष जुनेजा है. I am a factory improvement manager. I worked with the industry for 30 years. I conducted multiple interviews and currently I am supporting two different companies as a factory improvement activities, manufacturing consultant and implementer. And I have given my number also if any company or if any business owners looking for improving their company with respect to the factory improvement activities और quality management system. तो इस वीडियो के अंदर मैंने ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर डिटेल में बनाई है और ये पार्ट 2 है और ये पूरी एक सीरीज है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जिसके अंदर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की ऑल टूल्स, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी उसके अंदर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशंस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी डिटेल में हमने इसके अंदर बताया है. चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. तो पहला जो स्लाइड आता है, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या. तो बेसिकली इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ प्रोसेस, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज डिजाइन टू एंश्योर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो पहला तो पॉइंट आ गया स्ट्रक्चर सिस्टम, जो स्ट्रक्चर सिस्टम फॉर माय प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस के साथ साथ प्रोसीजर होने चाहिए और मेरी पॉलिसी डिजाइन होनी चाहिए. किसके पर्पस का, इसका पर्पस क्या है? टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड रेगुलेटरी या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. और ये बेसिकली है क्या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? एक ये फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करूं across all aspects of my organization's operations. तो इसमें अब अगर मैं बात करूं तो मेरे की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. ये 8 की कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमें और डिटेल में हम इसी वीडियो के अंदर बताएंगे. पहला है क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, जो हर कंपनी के अंदर होनी जरूरी है. दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आपको पूरा एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का तैयार होना चाहिए. उसके बाद में आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर फोकस एंड ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी. अब मेरा एक क्वेश्चन है बिजनेस ओनर्स के या इंजीनियर्स, और ये अब आप देखिए 8 चीजें मैंने आपको बताई हैं. आपकी कंपनी में क्या क्या है, कहाँ आप मिसिंग है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं. और मैं आपको अभी ही बता सकता हूँ, गारंटी से बता सकता हूँ, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपके यहाँ नहीं हो रही होगी, एक सिस्टमैटिक अप्रोच से नहीं हो रही होगी. आपके यहाँ पर कस्टमर फोकस 7th नंबर के ऊपर वर्किंग नहीं हो रहा होगा और 3 नंबर के ऊपर जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो भी नहीं हो रहा होगा. इसके अंदर ये वीकनेस है जो नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है. मैंने बाई एक्सपीरियंस मेरे को मालूम है कि इंडस्ट्री के अंदर ये वीकनेस है. यहाँ पर हम आपको पूरी सपोर्ट कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट लेवल आता है मेरे की जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया. इसके अंदर अब मैं डिटेल में बता रहा हूं कि इसमें है क्या क्या. जैसे अभी आपको मैंने जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में बताया. तो क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला तो आ गया क्वालिटी पॉलिसी जो होनी चाहिए. ये बेसिकली क्या है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो टॉप मैनेजमेंट आउटलाइनिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट के लिए. किस कमिटमेंट के लिए? क्वालिटी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव के लिए. और इसी तरीके से क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, वो बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल गोल्स के हिसाब से होने चाहिए. और जितनी भी ये मेरी चीजें हमारी हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ये अलाइन होना चाहिए मेरी क्वालिटी पॉलिसी के साथ. अब क्वालिटी पॉलिसी से क्या निकल के आ रहा है कि ताकि मैं इंप्रूव करूं परफॉर्मेंस को और मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड रहे. इंप्रूवमेंट तभी नजर आएगी. नंबर 2 पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. और उसके साथ साथ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशंस. एंड कई कंपनियों के अंदर कम्युनिकेशंस फ्लो के बारे में भी बात होती है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर कौन फ्लो मतलब कम्युनिकेशंस करेगा ताकि डिसीजन मेकिंग करने में इजी हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. तीसरा आ गया प्रोसेस मैनेजमेंट. ये बहुत वीक एरिया होता है कंपनीज के अंदर विच आई हैव सीन. इसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छा करना है तो सबसे पहले आप करिए प्रोसेस मैपिंग. प्रोसेस मैपिंग है क्या? इट इज बेसिकली ए वन कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो की प्रोसेस को पूरा जितना इंटरेक्शंस एक दूसरे के साथ वो कर रहा है उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर लेके आना. और दूसरा मेरा आ गया प्रोसेस कंट्रोल. प्रोसेस कंट्रोल के अंदर जो मेरे मॉनिटरिंग चीजें हैं,
जब मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ मेरे क्या प्री डिफाइन पैरामीटर्स हैं ऑपरेशंस के, वो क्लैरिटी होनी चाहिए विद सम रेंज। फोर्थ नंबर पे आता है मेरा डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंटेशंस का मैंने क्रिएट भी करूंगा, अप्रूवल भी करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशंस भी करूंगा, और उसके अंदर रिवीजन भी करनी पड़ेगी, कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है तो, और रिकॉर्ड भी करना होगा, और इसका पूरा एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही रिकॉर्ड मैनेजमेंट का भी, कि मेरे को एविडेंस जो चाहिए, कई बार क्या होता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट से मेरे को ट्रेसेबिलिटी के लिए चाहिए, एविडेंस ऑफ कन्फर्मिटी के लिए चाहिए, इफेक्टिवनेस ऑफ माय ऑपरेशंस के लिए चाहिए। तो रिकॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस, तो ये सब चीज़ें जब हम कर रहे हैं, जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं, तो इसका थीम क्या होगा, मेरे को परफॉर्मेंस भी करनी है, अपने इवेल्युएशंस भी करनी है कि मैं इंप्रूव कितना किया। तो पहला तो आ गया मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम मॉनिटरिंग भी करें और मेजरमेंट भी करें, और फिर उसके बाद में टाइम टू टाइम विद सम रेगुलर फ्रीक्वेंसी इंटरनल ऑडिट भी करें कि वेयर आई एम बिहाइंड, या मैंने वो सिस्टम जो है जो मेरे डिस्टर्ब चल रहे हैं, या मैं नॉन कंप्लाइंस की तरफ चल रहा हूँ। और उसके बाद में आता है मैनेजमेंट रिव्यू। वो भी बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम एक पीरियोडिक उसके अंदर हमें मैनेजमेंट रिव्यू भी करना चाहिए, और मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर हम एक MR को भी नियुक्त करते हैं। अगला फिर आता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दिस इज आल्सो वेरी फोकस्ड एरिया, जहां पर हम लोग लैक करते हैं, और इसको एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं होता है। एविडेंस भी नहीं होते हैं, रिकॉर्ड्स भी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आएंगी, नॉन कन्फॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शंस, प्रोसीजर एड्रेसिंग एंड रेक्टिफाइंग एनी डेविएशंस। उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, नॉन कन्फॉर्मेंस को कैसे मेरे को करेक्टिव एक्शंस की तरफ लेके चलना है। प्रिवेंशन के ऊपर बात नहीं होती है, उसके ऊपर करना जरूरी है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए वो हम नहीं कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कस्टमर फोकस, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, उसके लिए मैकेनिज्म्स हैं, फीडबैक्स हैं, सर्वे है, टू इम्प्रूव द सेटिस्फैक्शन लेवल। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप मीट कर पाओगे। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट ही आपने अंडरस्टैंड नहीं करी, तो उसके एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट करोगे, उसको डिलाइट कैसे करोगे, या उसका सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कैसे करोगे। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी, ट्रेनिंग हम करते हैं, बट उसकी कॉम्पिटेंसी जो मेरा स्किल मैट्रिक्स है, टाइम टू टाइम मुझे अपना स्किल मैट्रिक्स बनाते रहना चाहिए कि मैंने ट्रेनिंग दी और मेरा स्किल मैट्रिक्स कितना इंप्रूव हो गया, और मेरे टीम के अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी आई, उसकी इवैल्यूएशंस होनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो आप देखिए दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कितना बढ़िया है कि आपका पूरा एंड टू एंड आपके फैक्ट्री के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहा है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप सर्विस में भी हैं तो वहाँ भी आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसका जो फ्रेमवर्क या स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, तो इसके अंदर बेसिकली पहला तो यही है स्टैंडर्ड्स में ISO 9001, दैट इज़ अ बेसिक सिस्टम। उसमें आउटलाइन मिलती हैं और हमें बेसिक्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो अदर सिस्टम्स हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, आप ऑटो सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर्स के स्टैंडर्ड्स हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, मेडिसिन के अंदर हैं, डिफेंस के अंदर हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर हैं। सो देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। और 14,001, 45,001, दीज आर द कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्रीज। एंड इससे आपका फ्रेमवर्क मालूम चल जाता है कि मेरे को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से मैं जब करने जा रहा हूँ तो ये मेरा बेसिक फ्रेमवर्क से आपको एक आइडिया लग जाता है और आप इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद में आता है मेरा बेनिफिट क्या होगा। हमारे दिमाग में आता है कि जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला यही है कि मेरा जो कस्टमर है वो सेटिस्फैक्शन, आप एक हाई लेवल पर चले जाते हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, स्ट्रीमलाइन हो रहा होता है, जितने भी आपके वेस्टेजेस हो रही होती हैं, कॉस्ट सेविंग शुरू हो जाती है, आपको निश्चिंती हो जाती है कि मेरा रेगुलेटरी या गवर्नमेंट कंप्लाइंस हो रहा है और मैं इंडस्ट्री में जो चला रहा हूँ उसके अंदर मेरे सारे रेगुलेशंस सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। दोस्तों, इसके अंदर कोई खर्चा नहीं होता है, ये बेसिकली एक माइंडसेट आपके दिमाग में होता है कि अगर मैं कंप्लाइंस करने जा रहा हूँ तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी। नो, इट इज़ बेसिकली ए सिस्टम जो आज भी आप कर रहे हैं। यही टीम, यही लोग, इनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और आपका इम्प्रूव हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, और इम्प्रूव होने के बाद में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं।
इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो टीम है जब इस तरह के सिस्टम्स में शुरू हो जाती है करने, तो उनकी एंगेजमेंट शुरू हो जाती है, उनका मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद में आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स। उसके लिए भी हमें एक पूरा मैथोलॉजिकल वे में आइडेंटिफाई करना, इम्प्लीमेंट करना और एक सिस्टमैटिक तरीके से करना। और बिकॉज ये चीज़ें जब आप करने जाते हैं तो इसके साथ साथ हमें रिवार्ड एंड रिकग्निशंस भी करना होता है ताकि हमारे सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से चलें। तो दोस्तों इन समरी क्या अब रिजल्ट निकला। पहला पॉइंट ये निकला कि मेरा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है एक बड़ी कंप्रहेंसिव अप्रोच है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ? क्वालिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इससे अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो अब उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे? आपकी एक कंसिस्टेंसी आएगी क्वालिटी के अंदर और आप अपनी फैक्ट्री के अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की एक ड्राइव शुरू कर देंगे इन ऑल द एरियाज। नॉट दिस इज नॉट ए ओनली क्वालिटी, इट इज एवरीवेयर। इट इज रिलेटेड विद डिजाइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, HR, प्रोडक्शन, असेंबली, purchase, whatever the department is there, even maintenance, everywhere you will find the improvements, continuous improvement, not only improvement, continuous improvement. Let's connect with us now, and I recommend you please subscribe my channel. This is very knowledgeable and ये 4 मंत्राज हैं जिसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग करिए from reading or watching these videos, because this is very simple, understandable, very crisp knowledge which I am giving with the examples and with the simple language, with the simple examples. दूसरे लेवल पर आता है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जब आप सीख लोगे तो फिर आप अपने अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच, बिकॉज प्रॉब्लम को रखना नहीं है, उसको सॉल्व करना है विद सिस्टमैटिक अप्रोच। और तीसरे नंबर पर आता है प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। एंड लास्ट में जब आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप एक बिल्कुल फोकस अप्रोच के साथ रिजल्ट करेंगे। और जब ये करेंगे तो अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं तो आपकी फैक्ट्री इंप्रूव हो रही है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रही है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप किसी इंटरव्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और एक बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप वर्किंग में प्रोफेशनल्स हैं तो नेक्स्ट लेवल या आपकी नॉलेज एनहांस होती है, और जब आप नॉलेज एनहांस कर रहे होते हैं तो कंपनी के अंदर आपको तरक्की मिलनी तय है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि ये चैनल को, माई फैक्ट्री ट्रेनिंग को अपने दोस्तों के अंदर, जूनियर्स के अंदर, जो नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इवन अभी जो पढ़ भी रहे हैं, जो इंजीनियर्स पढ़ भी रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, उनको भी आप ये रिकमेंड करिए चैनल, सो दैट कि अभी से उनके अंदर ये कल्चर पैदा हो। बिकॉज आई एम श्योर ये सब चीज़ें स्टडी मटेरियल्स में या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं, इवन इंडस्ट्री में भी नहीं इतनी ट्रेनिंग दी जाती है प्रैक्टिकल। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बना करके आपको दे रहा हूँ, इसको यूज़ करिए। थैंक यू सर।